हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और यूनिट 3 है ये, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले की जो भी वीडियो है जरूर देख लें, और बहुत इंपॉर्टेंट सारी वीडियो हैं। ठीक है, और क्योंकि अगर आप ये देख लेंगे लेक्चर्स वीडियो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन जो आंसर की वीडियो है उसे भी आप जरूर देखें, और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर को, जैसा कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्म, आप जानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, आज के समय में प्रयागराज, हुआ था। और आधुनिक भारत के एक सुलझे हुए ये राजमर्मज्ञ थे, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट था के अंतिम दौर में भारत के नेतृत्व के स्तर पर महात्मा गांधी के साथ दूसरा स्थान नेहरू जी का था। ठीक है, और 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ, तब नेहरू जी उसके पहले प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अपने अंतिम समय अर्थात 1964, ठीक है, 1964 तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। और नेहरू जी के ने समकालीन विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, और समस्याओं पर मौलिक चिंतन भी प्रस्तुत किया। और एक वक्ता लेखक के रूप में उन्होंने विलक्षण प्रतिभा का उन्होंने अपनी परिचय दिया। और वो एक इतिहासकार थे, राजनीतिक समीक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। और उन्होंने कोई ऐसा विवेचनात्मक ग्रंथ प्रस्तुत नहीं किया जिसमें उनकी विश्व दृष्टि का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया हो। अतः उन्हें ऐसा राजनीति दर्शन तो नहीं मान सकते जैसा कि हम प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, बेंथम आदि को मानते हैं। पर नेहरू जी का राजनीतिक दर्शन जीवन विचारों में निहित है, और उन्होंने मुख्यतः इतिहास के विवेचन, भारतीय राजनीति के निर्देशन, विश्व राजनीति की समीक्षा के दौरान जो अपनाए व्यक्त किया उसे स्थापित उन्होंने किया। ठीक है, और जैसा कि फिर 1912 में पहली बार कांग्रेस की बांकीपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस के प्रमुख आंदोलनों में भाग लिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लिया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित इसी उसमें किया था। और स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत के जैसा कि पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चों के मध्य वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे, और इसीलिए नेहरू जी का जन्म जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और नेहरू जी ने अपने इतिहास के कृतियों में केवल घटनाओं और तथ्यों का ही जो है विवरण सिलसिलेवार नहीं दिया, बल्कि इतिहास का विश्लेषण करते उन्होंने इतिहास के समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ हिस्ट्री और इतिहास दर्शन में उल्लेखनीय उन्होंने योगदान दिया है। नेहरू जी के अनुसार इतिहास का निर्माण किसी विशेष जलवायु या वातावरण के प्रभाव से नहीं होता, बल्कि उन सामाजिक आर्थिक शक्तियों की प्रेरणा से होता है जो ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ बनती और मिटती चली जाती हैं। और इतिहास की गति में अधिकांश व्यक्तियों या पात्रों की भूमिका इन्हीं शक्तियों में से निर्धारित होती है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी महत्वपूर्ण रचना 1946 में। और उसके बाद है टूवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी 1936, लेटर्स फॉर ए नेशंस, और जो है ये है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो इनकी ये सब महत्वपूर्ण जो है इनकी रचनाएं हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, नेहरू जी मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं, और जिसमें धर्मशास्त्र की मान्यता और अंधविश्वास विश्वास जो था उसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। और मानवतावाद पर इनके विचार, तो नेहरू जी ने व्यक्ति की नैतिकता में आस्था व्यक्त की। अपनी नैतिक चेतना के कारण ही व्यक्ति अपने कल्याण व सामुदायिक हित के मध्य समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता है। और मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत उन्हें एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में देखा जाता है, जो मानव के ऐतिहासिक विकास को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है,
और ऐतिहासिक व्याख्या की इस शैली ने नेहरू जी के संवेदनशील मन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से नेहरू जी को विशेष रूप से आकर्षित किया, परंतु फिर भी उन्हें इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या अपने आप में अधूरी लगी और उनके विचार में बीते हुए युगों के बारे में मार्क्सवादी विश्लेषण जो है पर्याप्त सही था, परंतु वर्तमान और निकट भविष्य के बारे में विश्लेषण उतना उपयुक्त नहीं था। ठीक है, और मानव में ऐसी आंतरिक प्रेरणा व सामर्थ्य होता है, उन्होंने कहा कि वह क्षुद्र व संकीर्ण मतभेदों के बजाय व्यापक व नैतिक प्रयोजनों के प्रति समर्पित हो सके। परिस्थितियां, विकृतियां व संकीर्ण स्वार्थ ने व्यक्ति को उसकी मूलभूत जो गरिमा है उससे वंचित कर दिया है। उनके विचार थे व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान अनिवार्य श्रेष्ठता में आस्था रख कर ही न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और समस्त संस्थाओं का औचित्य सिर्फ इसी आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है कि वे कल्याण के प्रति समर्पित हों। उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक सोच थी और नेहरू के अनुसार विज्ञान समाज को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे भी बढ़कर विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का विचार जो है ज्यादा तार्किक और विवेकशील हो जाता है, जो समाज के परिवर्तन के लिए आवश्यक अत्यधिक होता है। इसीलिए उन्होंने जाति, धर्म जैसे संकीर्ण आधारों का विरोध किया। ठीक है, जबकि उस समय बहुत ज्यादा जातिवादिता थी, लेकिन इन्होंने इन सब संकीर्ण विचारधाराओं का इन्होंने जो है विरोध किया और आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान का प्रयोग उन्होंने माना कि विज्ञान का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवादी नेहरू समाजवाद में समानता के लिए भारी उद्योगों के समर्थक थे। ठीक है, वो बड़े बड़े उद्योगों के समर्थक थे, जबकि गांधी जी इसके विपरीत विरोधी थे। ठीक है, इनके विपरीत इस बात के लिए विरोधी थे, वो उद्योगों के समर्थक नहीं, लोग कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे और ग्राम पंचायतों में आदि इन सब के कामों में बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन ये भारी उद्योगों में इनकी रुचि थी और ये इसे बढ़ाना चाहते थे और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके सामाजिक परिवर्तन के लिए नेहरू जी समर्थक थे और इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, और नेहरू गांधी की भांति धर्म और अध्यात्म को नहीं मानते थे, गांधी जी की भांति, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारवादी विचारों को अपनाकर समाज को परिवर्तित करना चाहते थे। ठीक है, और उदारवादी इनका दृष्टिकोण क्या था, तो नेहरू के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि और संविधान का शासन ही राष्ट्रवाद का मूलाधार होगा और उनके अनुसार भारत का राष्ट्रवाद शांतिवाद, उदारवाद, तार्किकवाद के आधार पर निर्मित होगा। अंतर्राष्ट्रीयवाद नेहरू के राष्ट्रवाद की धारणा से ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद के तत्व समाहित है। वस्तुतः वे राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद के पूर्व मानते थे और नेहरू जी एक देखिए महान राष्ट्रवादी नेता थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत सशक्त और उन्होंने जो है युक्ति संगत उन्होंने व्याख्या दी है और भारत की एकता शीर्षक निबंध 1939। ठीक है, भारत की एकता 1900 निबंध 1939 के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारतीय इतिहास में बुनियादी एकता के दर्शन होते हैं और नेहरू जी के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है सांस्कृतिक बहुलवाद। ठीक है, कल्चरल, ठीक है, जो है इन्होंने दिया कहा कि सांस्कृतिक बहुलवाद और संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस, और जहां स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की स्थापना में धार्मिक आधार को प्रधानता दी थी, वहां नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के संकीर्ण आधार का उन्होंने खंडन करते हुए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद को उन्होंने राष्ट्रवाद का आधार बनाया और नेहरू जी ने राष्ट्रवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके भावनात्मक पक्ष जो है उस पर इन्होंने महत्व दिया, उस पर बल दिया नेहरू जी ने। ठीक है, और संश्लेषणात्मक जो सार्वभौमवाद क्या था ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, ये संश्लेषणात्मक, ठीक है, सार्वभौमवाद, तो ये जो है
जैसे कि संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद वह सिद्धांत है जो राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रवाद के साथ मिलाकर मानववाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, किसको बढ़ावा देता है? मानववाद को बढ़ावा देता है। और जैसा कि आधुनिक भारतीय मनीषी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि इनकी देन मानी जाती है संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद। और जब मनुष्य इसमें इसके अनुसार जब मनुष्य राजनीतिक स्तर पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के रूप में संगठित होते हैं तो राष्ट्र की परस्पर प्रतिस्पर्धा, आपस में प्रतिस्पर्धा जो होती है उनके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। और प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने की लालसा में अपने नागरिकों को एक ही सोच में ढालने की क्या करता है? कोशिश करता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठना चाहिए और ऊपर उठकर सांस्कृतिक स्तर पर संपूर्ण मानव समाज से अपने संबंध को जोड़ना चाहिए। ये था संश्लेषणात्मक सार्वभौमवाद। ठीक है, और इस तरह उसे संपूर्ण विश्व के साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रतीकों और शिष्टाचार के तरीकों से अपना परिचय बढ़ाकर संपूर्ण मानव समाज के एकता अनुभव करना चाहिए। अगर ईश्वर की बात की जाए, ठीक है, अगर ईश्वर की बात की जाए तो ईश्वर के अस्तित्व को नेहरू जी इस मामले में अज्ञेयवादी कह सकते हैं आप। अर्थात वे ईश्वर के अस्तित्व को न तो निश्चित रूप से स्वीकार करते थे और न ही वो अस्वीकार करते थे। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व मानव मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सार्थक भूमिका जो है उन्होंने कहा कि नहीं निभा सकते। और जैसे कि विश्व मामले में उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ मत था कि भारत अपनी स्वतंत्रता और विश्व के मामले में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति व मानव के कल्याण के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे उसमें सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता। और उनका राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता व बिना किसी भेदभाव के समस्त मनुष्यों के अधिकारों व हितों के प्रति समर्पण पर आधारित था। अतः साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विचार करना उनके अनुसार राष्ट्रवाद व अंतरराष्ट्रवाद दोनों के लिए ही अनिवार्य था। तो उन्होंने जैसा कि ईश्वर विश्वास के मामले में न तो वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, न निश्चित रूप से स्वीकार करते थे, न ही वो अस्वीकार करते थे। फिर ईश्वर के साकार रूप से उन्हें क्या सारोकार हो सकता, परंतु राष्ट्रवाद के मामले में अत्यंत संवेदनशील थे और भावुक मनुष्य के नाते वे भारत माता की मनोहारी कल्पना से जो है अनुप्रेरित हुए थे। और उनकी विख्यात कृति जो थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, और 1946, ठीक है 1946 1946 के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद की अत्यंत मोहक और युक्ति संगत परिभाषा दी। और राष्ट्रवाद अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। और जैसा कि आज के युग की बात की जाए तो आज के युग में राष्ट्रवाद की भावना इतनी सुदृढ़ हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। जब कभी कोई संकट पैदा हुआ है तो हमारा राष्ट्रवाद फिर से उभर कर सामने आया और लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं में आनंद और शक्ति की तलाश की है। और वर्तमान युग में महत्वपूर्ण उपलब्धि है अपने खोए हुए अतीत को फिर से खोजना। तो राष्ट्रवाद के उन्होंने भावनात्मक पक्ष पर बल दिया, इसके अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं का अनुभूति, स्मृति, माना अतीत, वर्तमान, भविष्य के समन्वय पर उन्होंने बल दिया। राष्ट्रवाद हेतु जनशक्ति में आस्था व्यक्त की और भारत के कल्याण हेतु भारत की स्वाधीनता अनिवार्य है। राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त है। भारत स्वतंत्र होकर ही विश्व शांति में अपना योगदान दे सकता है। पंचशील व गुट निरपेक्षता उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार रहे। धर्मनिरपेक्षता पर बल, तो नेहरू जी जैसा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका और इलोकवादी, उद्देश्यवादी और अज्ञेयवादी थे। नेहरू जी ने कहा यदि धर्म का पूर्ण अर्थ निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना, उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए तत्पर होना है तो मैं धर्मनिष्ठ हूं। उन्होंने कहा वे धर्म मात्र के विरोधी नहीं थे, अपितु मानव जीवन में धर्म के सकारात्मक योगदान के महत्व को स्वीकार करते थे। किंतु जो धर्म का नकारात्मक पक्ष था, निगेटिव पहलू था जो उसको वे आलोचना करते थे, उसकी निंदा करते थे। नेहरू जी धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मोहम्मद इकबाल की, तो वो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहता था।
मोहम्मद इकबाल। लेकिन ये नेहरू जी धर्म के आधार पर राजनीति करना नहीं चाहते थे और ये चाहते थे कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए और कोई भी राज्य देखे धार्मिक रूप से नहीं चल सकता है। तो इन्होंने इस चीज का ध्यान दिया जो कि उस समय के लिए बहुत जरूरी था। नेहरू जी सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे और धार्मिक सहिष्णुता को वो आवश्यक मानते थे। ठीक है। नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण के विशिष्ट पक्ष हैं, जैसा कि राज्य को सामाजिक हित, सामाजिक सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य व सार्वजनिक व्यवस्था के हित के प्रसंगों के अतिरिक्त व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप का प्रयास नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर राज्य को नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। और धर्म के प्रति मताग्रही दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। धार्मिक विश्वासों के रूप में प्रचलित ऐसी रूढ़ियां जो समानता, मानवीय गरिमा, न्याय व बंधुता के आदर्श से असंगत हों, ठीक है, उनको अस्वीकार करने के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। यानी जो भी रूढ़ियां, परंपराएं हैं जो किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा को गिराती हैं, न्याय के रास्ते में आती हैं, बंधुता आदर्श के रास्ते में आती हैं, तो उनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते, तो उनको अस्वीकार करना चाहिए हर मनुष्य को। ठीक है। इंसान होने के नाते व्यक्ति को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व सौहार्द का भाव रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सब धर्म अपने लिए महान होते हैं और अपने लिए अच्छे होते हैं, तो सभी धर्मों को आदर देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त किया जाना चाहिए। यानी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, किसी धर्म को बढ़ावा देकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी क्या विचार थे? नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है जो कि सहिष्णुता, उदारता, स्वतंत्रता को महत्व देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मर्म जनता के कल्याण के लिए के प्रति शासन के समर्पण व अधिकारों व कर्तव्य के प्रति जनता की चेतना व जागरूकता में निहित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक न्याय को मिलाकर लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। और लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक न्याय व व्यक्तिगत गरिमा में समन्वय का साधन है। नेहरू ने विधि के शासन, संविधानवाद व नागरिक अधिकारों पर इन्होंने बल दिया और लोकतंत्र के संस्थागत व प्रक्रियागत स्वरूपों में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व, निरंतरता व सामूहिकता पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकेंद्रीकरण पर उन्होंने बल दिया। ठीक है। और 1950 में भारतीय संसद में नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रवाद एक महान और जीवंत शक्ति आता है। यदि हम अपने देश के लोगों की सहज प्रतिभा और बुनियादी परंपराओं के किसी अंश को छोड़ दें तो हम बहुत कुछ गंवा देंगे, उन्होंने कहा, और हम निराधार हो जाएंगे। परंतु नेहरू जी राष्ट्रवाद के अंध समर्थक नहीं थे। यानी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे लेकिन अंध समर्थक नहीं थे। और अपनी दूसरी महान कृति विश्व इतिहास की झलक थी, जो है इनकी 1939 के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रवाद के विकृत रूप के प्रति सख्त चेतावनी भी उन्होंने दी थी। राष्ट्रवाद, उन्होंने कहा कि अपनी जगह ठीक है, परंतु यह एक अविश्वस्त मित्र और असुरक्षित इतिहासकार है। ठीक है। यह बहुत सारी घटनाएं हैं, घटनाओं के प्रति हमारी आंखों पर क्या करता है, पट्टी, उन्होंने कहा कि बांध देता है, और कभी कभी सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर भी यह पेश करता है, खास तौर पर जब इसका सरोकार हमारे अपने देश से होता है। और राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ मेरा देश सही या गलत का विचार जो भी पनपा है, वह कई राष्ट्रों ने ऐसे कारनामे करते हुए गौरव अनुभव किया है जो व्यक्तियों के मामले में अनुचित और अनैतिक समझे जाते हैं। इस तरह नेहरू जी रचनात्मक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे और ध्वंसात्मक राष्ट्रवाद में वो विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। मार्क्सवाद व साम्यवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? तो जैसा कि ये वैज्ञानिक विचारधारा के थे, समाजवादी विचारक थे और वे मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित थे, किंतु उन्होंने मार्क्सवाद का अंधा अनुकरण नहीं किया।
ठीक है, उन्होंने मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को महत्व दिया और मार्क्सवाद के सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति यथार्थपरक दृष्टिकोण में आस्था व्यक्त की। उन्होंने मार्क्सवाद की पीड़ित जनता के उत्थान के प्रति नैतिक संवेदना की भावना पर बल दिया। पदार्थ की गतिशीलता के विचार का उन्होंने समर्थन किया, किंतु नेहरू ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता के प्रति संदेह जताया, जैसा कि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, और सहयोग पर उन्होंने बल दिया। मार्क्स द्वारा व्यक्ति की गरिमा के बजाय वर्ग पर अधिक ध्यान देने के सिद्धांत की आलोचना की, तथा जिस प्रकार मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का निषेध करता है, इसकी आलोचना भी उन्होंने की। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू जी के क्या विचार थे? तो नेहरू का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद जनता की राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का एक उपाय है। आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। समाजवाद की उदार व व्यवहारिक व्याख्या की उन्होंने। उनका मानना था कि शांतिमय व वैध उपायों से समाजवाद व लोकतंत्र में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। औद्योगिकरण तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बल दिया और साधनों के न्याय सम्मत वितरण पर उन्होंने भी बल दिया। थोड़ा सा देखते हैं नेहरू और गांधी जी। ठीक है, नेहरू और गांधी जी, तो नेहरू और गांधी के उद्देश्य लगभग समान थे, परंतु साधन में अत्यधिक भिन्नता थी। गांधी अध्यात्मवाद को स्वीकार करते थे, जबकि नेहरू विज्ञान को बढ़ावा देते थे। गांधी ने ग्राम स्वराज्य व विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया, जबकि नेहरू राज्य के द्वारा समाजवाद स्थापित करने के समर्थक थे। गांधी ने भारी उद्योगों का विरोध किया, जबकि नेहरू उद्योगों को मंदिर के रूप में चित्रित करते थे। नेहरू पंथ निरपेक्षता के समर्थक थे, जबकि गांधी सर्वधर्म समभाव के विचार को मानते थे। गांधी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा और संसदीय लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की, जबकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। और इसीलिए उन्होंने 1950 में भाषण दिया था, जो मैंने अभी भाषण आपको बताया था। ठीक है, नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचार के साथ साथ निकट से जुड़ी थी उनके साथ, और वे स्वयं किसी धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि कोई धर्म किसी अन्य धर्म से श्रेष्ठ है, सब धर्म अपने अपने में महान है। उन्होंने हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों की कड़ी आलोचना की थी, और उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत की हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम समस्या को धार्मिक विवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे धनवान और निर्धन वर्गों के विवाद के रूप में उन्होंने कहा कि देखना चाहिए, और उसी दृष्टि से इसका समाधान भी ढूंढना चाहिए। और अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करके जिन जुलाहों को बर्बाद कर दिया था, जो कि मुसलमान थे, बंगाल में साधारणतः जमींदार थे, साहूकार थे, दुकानदार थे, हिंदू थे, और मुसलमानों की बहुत बड़ी गरीब जो काश्तकार थे, ठीक है, और साहूकार और दुकान जो थे ये काश्तकारों और छोटे छोटे पट्टेदार थे, जिन पट्टेदारों की थी, और इससे शोषण की प्रथा को उन्हें बढ़ावा मिला, और यही शोषण हिंदू मुस्लिम तनाव का मूल जो है वो कारण था। और उसमें अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा हाथ था, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा, क्योंकि शुरुआत में आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी, तो उस समय सबका देश भारत था और सब बस अपने देश की आजादी चाहते थे, हिंदू हो क्या हो मुस्लिम हो। मुसलमानों ने अपने प्राण गंवाए, और अशफाक उल्लाह खां और बहुत सारे लोगों को देखे फांसी की सजा दी गई। तो सब हिंदू हो मुस्लिम हो सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, सिर्फ अपने देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन उनकी चालबाजी से जो है अंग्रेजों की, और धीरे धीरे लोगों की नासमझी की वजह से भी बहुत सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो है दंगे और जो आपस में विवाद शुरू हुआ, जिसका जो है लास्ट परिणाम भारत और पाकिस्तान हुआ। तो जैसा कि तनाव का मूल कारण था, और उनके पृथक पृथक धर्म नहीं, धर्मनिरपेक्षता के पर नेहरू जी की अदम्य निष्ठा भारत के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दक्षिण भाषण में नेहरू दक्षिण दीक्षांत समारोह था 1948 में,
और नेहरू जी ने भारत की धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमवाद पर बल देते हुए विचार दिया, व्यक्त किया कि जहां तक भारत का संबंध है, मैं इस बारे में कुछ निश्चय पूर्वक बोल सकता हूं। हम यहाँ, उन्होंने कहा कि हम यहाँ, ठीक है, अंतरराष्ट्रवाद, हम यहाँ अंतरराष्ट्रवाद और इसके के प्रति तीव्र सजगता का परिचय देते हुए धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी दिशा में अग्रसर होंगे। और वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में चाहे कितनी ही भ्रांति क्यों न फैली हो, जो भविष्य का भारत अपने अतीत की तरह अनेक आस्थाओं वाला जो है होगा, और जिन्हें बराबर आदर और सम्मान दिया जाएगा, परंतु यहाँ एक ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाएगा। मुझे उम्मीद है यह अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ राष्ट्रवाद नहीं होगा, बल्कि सहिष्णुता से प्रेरित राष्ट्रवाद जो है, उन्होंने कहा कि सहिष्णुता से जो है प्रेरित रचनात्मक राष्ट्रवाद होगा, जो अपने आप में और अपनी जनता की सहज प्रतिभा में विश्वास रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा पूरा हिस्सा लेगा, उन्होंने कहा। ठीक है, और हमारा एक ही अंतिम लक्ष्य हो सकता है, एक विश्व का लक्ष्य। और उसी वर्ष अपने एक रेडियो प्रसारण में नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि हम इस देश में किसी तरह की सांप्रदायिकता को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं, और जहां प्रत्येक धर्म और विश्वास को पूरी स्वतंत्रता और बराबर सम्मान मिलेगा, जहां प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त होंगे। नेहरू जी ने कहा कि यह कैसा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य से मिलने से रोकता है। ठीक है, जो मनुष्य को मनुष्य से मिलने से रोकता है। यहाँ धर्म के नाम पर समुद्र यात्रा तक को जैसा कि पाप माना जाता था, पहले समुद्र यात्रा भी लोग नहीं करते थे, क्योंकि उसे पाप समझा जाता था। तो उन्होंने कहा कि यह कैसा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य मिलने से रोकता है, यहाँ धर्म के नाम पर समुद्र यात्रा तक को पाप समझा जाता है। तो बहुत सारी चीजें थी, नेहरू जी के विचार बहुत अलग थे, वैज्ञानिक समाजवादी उनका दृष्टिकोण था। और इसी के साथ साथ आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी ये आज के भारत है वो जो है उनकी बुनियादी जो कार्य रहे हैं उनकी बुनियाद पे टिका हुआ भारत है। और हम नमन करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की सोच, उनकी अभिव्यक्ति पर। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।